प्रैक्टिकल केस स्टडी देखते हैं। पहली केस स्टडी है कि इनवॉइस बुक हुआ, फिर इनवॉइस कैंसिल हुआ और उसके बाद में वो इनवॉइस जो है वापस से रीबुक हो रहा है। फ्रेंड्स, जब आप एक इनवॉइस बुक करते हैं तो उसमें नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि अगर वो गुड्स से रिलेटेड है तो इन्वेंट्री को हिट करते हैं, अगर उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल है तो टीडीएस डिडक्ट करते हैं, जीएसटी अगर उसमें आ रहा है तो जीएसटी के लेजर्स में उसको हिट करते हैं और हमारी परचेज को इंक्रीज करते हैं। फ्रेंड्स, ये इनवॉइस कैंसिल हो गई क्योंकि वो ट्रांजेक्शन ही कैंसिल हो गया। अब जब इनवॉइस कैंसिल हो गई तो जो ऊपर का हमने बुकिंग किया है वो दो तरीके से रिवर्सल होगा। पहला कि हम वेंडर लाइबिलिटी को रिवर्स करेंगे, जो हमारा पेमेंट था उसकी लाइबिलिटी को हम रिवर्स करेंगे। तो ध्यान रखिए उसके साथ साथ टीडीएस और जीएसटी जो है वो अमाउंट भी रिवर्स हो जाएंगे, क्योंकि अब हम उसको टीडीएस को पे नहीं करना है और हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री जो रिवर्सल है वो वेंडर लायबिलिटी की रिवर्सल से नहीं होगा। उसके लिए आपको जीआरएन रिवर्स करना होगा। जब आप जीआरएन रिवर्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरी इन्वेंट्री जो है रिड्यूस हो जाएगी और उसी के साथ साथ जो मेरी परचेज है वो भी माइनस में आ जाएगी। फ्रेंड्स, लेकिन कई बार क्या होता है कि इनवॉइस कैंसिल हुई ड्यू टू रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ टीडीएस का जो सेक्शन है उसको रॉन्ग सेलेक्ट कर लिया। अब जब टीडीएस का रॉन्ग सिलेक्शन सेक्शन सेलेक्ट कर लिया तो इसका मतलब ये है कि हमको इन्वेंट्री और परचेज को माइनस नहीं करना है, वो तो इंटेक्ट ही है। यहाँ पर हमने जो वेंडर की लाइबिलिटी जो है उसको रिवर्स करके हमको वापस से उसके ऊपर टीडीएस सेलेक्ट करना है। तो इस केस में जो रिवर्सल होगा उसमें इन्वेंट्री और परचेज तो इंटेक्ट रहेंगी, वेंडर की लाइबिलिटी रिवर्स हो जाएगी और उसके साथ साथ टीडीएस और जीएसटी भी रिवर्स हो जाएगी। अब इस केस के अंदर क्या होगा कि इनवॉइस कैंसिल हुई है तो वो वापस से रीबुक होगी। जब वो रीबुक होगी तो ध्यान रखिए कि इस केस के अंदर आपका टीडीएस और जीएसटी जो है वापस से टीडीएस डिडक्ट होगा और जीएसटी के लेजर्स फिर से हिट होंगे। लेकिन एक ऐसा भी केस जिसमें इनवॉइस पूरा के पूरा कैंसिल कर दिया, जीआरएन भी कैंसिल हो गया था, परचेज भी मेरी माइनस में चली गई थी, और अगर वापस से वही इनवॉइस रीबुक कर रहे हैं तो फिर हमको वापस से एक नया जीआरएन क्रिएट करना होगा, जिससे कि ऑटोमेटिकली परचेज मेरी इंक्रीज हो जाएगी। एक सिनेरियो ऐसा है कि इनवॉइस तो रिसीव हो गई लेकिन उसका गुड्स रिसीव नहीं हुआ। अब इस केस में क्या होगा कि जैसे 194 क्यू वाला जो सेक्शन है टीडीएस का वो एप्लीकेबल नहीं होगा अनटिल अनलेस गुड्स नहीं आता है। एमएसएमई का 43 बीएचबी कब एप्लीकेबल होगा, कौन सी डेट से एप्लीकेबल होगा, जब आपके पास में गुड्स आएगा। अब जीएसटी के आईटीसी नहीं ले सकते हैं क्योंकि जीएसटी आईटीसी लेने की कंडीशन है कि सर्विस इनवॉइस भी आपके पास होनी चाहिए और गुड्स भी आना चाहिए। इस केस में गुड्स नहीं आया है तो आईटीसी नहीं ले सकते हैं। इन्वेंट्री तो तभी इंक्रीज होगी जब मेरा गुड्स आ जाएगा। फ्रेंड्स, इंपोर्ट के केस में क्या होता है कि बिल ऑफ एंट्री जब आप फाइल करते हैं तो आपको जीएसटी का पेमेंट करना होता है। लेकिन इंपोर्ट के केस में मैंने देखा है कि जो गुड्स है वो मल्टीपल ट्रांसपोर्टेशन में आ रहे हैं, मल्टीपल व्हीकल में आ रहे हैं, या एक मतलब एक साथ नहीं आ रहे हैं, वो इंटरवल में आ रहे हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, बीओई आपकी एक ही फाइल हुई है। इस केस में क्या होगा कि जीएसटी तो आपका पे हो गया एट द टाइम ऑफ बीओई। केस कैसा था कि 29 मार्च को उन्होंने बीओई फाइल करी और उससे रिलेटेड आईजीएसटी कर दिया, लेकिन जो उसके गुड्स थे वो मल्टीपल व्हीकल में आ रहे थे और इंटरवल में आ रहे थे। तो जो लास्ट लोड था वो आया था उनका 10 अप्रैल के तक। इनसे गलती क्या हुई कि इन्होंने मार्च के मंथ में ही आईटीसी क्लेम कर लिया, क्योंकि इनका जीएल जो है, जीएसटी का जीएल था, उसमें आईजीएसटी की एंट्रीज आ रही थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एज पर जीएसटी लॉ जब तक लास्ट कंसाइनमेंट नहीं आ जाता तब तक आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते हो। अब फ्रेंड्स, एक जगह मैंने क्या देखा था कि आरसीएम की एंट्री हो रही थी। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आरसीएम की एज ए रेसिपिएंट अगर आप आरसीएम की एंट्री कर रहे हैं तो आपको उसको जीएसटीआर 1 में नहीं दिखाना है। फिर जब आप आरसीएम की एंट्री कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि ये पेमेंट आपको वेंडर को नहीं देना है, ये पेमेंट आपको गवर्नमेंट को देना है। तो यहाँ पर कभी भी वेंडर को आपको इंक्रीज नहीं करना है, उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं करना है, अदरवाइज तो ड्यूल पेमेंट हो जाएगा। फ्रेंड्स, जीएसटी 3B में आरसीएम लाइबिलिटी में भी दिखेगा और उसका आईटीसी भी क्लेम कर सकता है और इसका कोई भी जीएसटी रिकंसिलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। इसी तरीके से इनएलिजिबल आईटीसी क्या है कि इसमें भी एक प्रॉब्लम हुई कि इनएलिजिबल आईटीसी को डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स में इंक्लूड कर दिया। मतलब कि उसके इनएलिजिबल जो लेजर्स थे वो क्रिएट ही नहीं थे। अब जीएसटी 3B का फॉर्मेट चेंज हुआ और उसमें ये बोला गया कि जो भी आपका जीएसटी 2B में दिख रहा है उसमें से आप ये बताइए कि कितना तो आईटीसी आप ले रहे हो, कितना आप रिवर्सल कर रहे हो। रिवर्सल में भी दो तरीके का, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। अब इन एलिजिबल आईटीसी ऐसी हो गई कि मेरी परमानेंट रिवर्सल हो गई, लेकिन इस क्लाइंट ने क्या किया कि उसके सेपरेट लेजर ही नहीं क्रिएट किए और डायरेक्ट वो कॉस्ट ऑफ गुड्स में उसको इंक्लूड करता गया। तो उसको समझ में ही नहीं आया कि जीएसटी 2B में जो मेरा अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है
उसमें कितना इनएलिजिबल है, तो उसको बहुत डिफिकल्टी हुई। फिर हम लोगों ने उसका इनएलिजिबल का लेजर खुलवाया। तो जब भी ऐसी कोई इनएलिजिबल आईटीसी आती थी तो पहले हम उसको ट्रांसफर करते हैं इनएलिजिबल लेजर्स में, और फिर इनएलिजिबल लेजर से कॉस्ट ऑफ गुड्स में उसको इंक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्लूड हो गया तो उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो इनएलिजिबल आईटीसी के पार्ट में। टीडीएस में भी एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पर भी मैंने देखा था जब मैं लेजर स्कूटनी कर रहा था, एट द टाइम ऑफ एडवांस टीडीएस डिडक्ट हुआ। फिर जब इन्वॉइस आई तो वापस से टीडीएस डिडक्ट हुआ, क्योंकि कोई कंट्रोल ही नहीं है। एडवांस के टाइम पे टीडीएस डिडक्ट हो गया। उस जब इन्वॉइस आ रहा है तो जो इन्वॉइस की बुकिंग हो रही है उस टाइम पर ये पता ही नहीं चल रहा है उस पर्सन को कि उसका एडवांस के टाइम पर भी टीडीएस डिडक्ट हो गया, तो उसने इन्वॉइस के टाइम पे भी टीडीएस डिडक्ट कर लिया। तो जब वेंडर रिकन्सिलेशन करते हैं कंपनीज में तो वहां पर मिसमैच आने लगा, और उनको समझ में आया कि दो दो बार टीडीएस डिडक्ट हो गया और वो डिपॉजिट भी हो गया। हाँ, वेंडर ने डिस्प्यूट किया, हालांकि उसके 26 एस में दिख रहा है, उसको वो क्लेम कर सकता है, लेकिन उसकी वर्किंग कैपिटल उतने अमाउंट से अटक गई तो यहाँ पर कोई भी नहीं मानेगा। फ्रेंड्स, ये कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है जो मैंने अपने ड्यूरिंग द ऑडिट के टाइम पे या लेजर स्कूटनी के टाइम पे या वेंडर रिकन्सिलेशन के टाइम पर देखा, तो मुझे लगा कि मैं ये वीडियो बना के आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।